ऑल राइट, सो लास्ट टर्न पर हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था और प्रीपोजिशन में हमने सबसे पहले जो देखा वो ये कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो वर्ब और नाउन दोनों नेचर शो कर रहे थे। जब वो एज ए वर्ब बिहेव कर रहे थे तो अपने साथ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि दे वर ट्रांजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो उसके कुछ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, सो आप अटेंशन से सुनना। देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। ही विल नहीं, ये वाला एग्जाम्पल। ही मैरिड हर he is married her, she has married him, she was married him. These are the 4 examples written in front of you और इनको हमें प्रीपोजिशन से फिलअप करना है कि अगर प्रीपोजिशन कोई आ रही है तो क्या आएगी। देखिए आपको उन्होंने बताया कि मैरी भी उन वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड था जो कि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करता है अगर एज ए वर्ब यूज किया गया है और फिर वो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। सो अब आप देखना कि इसमें इन 4 ऑप्शंस में मैरी की ही फॉर्म लिखी हुई है। ही मैरीड हर, ही इज मैरीड हर, शी हैज मैरीड हर, शी वॉज मैरीड हिम, ये है। तो अगर हम 21st एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर मैरीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जब मैरी एज ए मेन वर्ब यूज होगी तो ट्रांजिटिव होगी और अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। और आप यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछेंगे, देखिए तो ही मैरीड, आप क्वेश्चन पूछेंगे हु डिड ही मैरी, तो आपको whom का आंसर मिलेगा हर। सो देयर इज नो नीड टू राइट ऑब्जेक्ट हेयर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। हमें यहाँ देखना है कि क्या ये मैरीड एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है या नहीं किया गया है। सो अब आप देखें कि अगर आप इज मैरिड को मेन वर्ब मान लेंगे तो ये स्ट्रक्चर पैसिव हो जाएगा। और पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। लेकिन आप इस सेंटेंस के अंदर देखें ही इज मैरिड हर, अगर आप इसको पैसिव मानते तो अगर फिर ही मैरी नहीं करेगा, ही डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होगा मैरी करने का, कोई और होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैरिज में तो लड़का लड़की दोनों राजी होते हैं, लड़का भी डूअर ऑफ द एक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इज मैरिड लिखा है आप इसको पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। पैसिव का मतलब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है इसके अंदर, सब ही भी डूअर है। तो अब आप इस मैरी को क्या बोलेंगे? क्या इसको मेन वर्ब बोलेंगे? अगर मेन वर्ब बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये मैरी जो है वो मेन वर्ब नहीं बल्कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह बिहेव किया गया है, यूज्ड प्रेडिकेटिवली फॉर डिफाइनिंग दिस सब्जेक्ट ही हेयर। और जब मैरी एज ए मेन वर्ब यूज होता है तब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसके अलावा तो लेता है अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इज मैरिड जो है वो मैरिटल स्टेटस दिखा रहा है, मैरिड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो अब आप इसके साथ टू लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले उसमें देखें, शी हैज मैरिड डैश हिम, यहाँ पर मैरिड फिर से मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आपको पता है मैंने कल भी बताया था हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर पैसिव स्ट्रक्चर्स के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल की तरह बिहेव कर सकती है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड, तो ये यहाँ पर मैरिड जो है ट्रांजिटिव मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और जब मैरी मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अब दूसरे वाले में देखें, शी वाज मैरिड हिम, अगर आप यहाँ को मैरी को जो है मेन वर्ब मान लेंगे तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई शादी करेगा तो दोनों डूअर होते हैं शादी करने में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको पैसिव स्ट्रक्चर नहीं मान सकते, क्या मानेंगे मैरी को? एडजेक्टिव। ठीक है, और आपको ये बात फिर से बता दें कि मैरी जो वर्ब है उसका पैसिव नहीं बनता। पैसिव ना बनने की वजह यही है कि अगर जब कोई आदमी कोई मैरी होती है तो उसमें ही और शी दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं, डूअर ऑफ व्हाट? मैरिज के। ठीक है, तो इसकी वजह से मैरी का पैसिव नहीं बनता। तो अब यहाँ पर ये जो
मैरिड है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है और ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, और जब मैरी एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो अपने साथ तो प्रीपोजिशन ले सकता है। तो शी वाज मैरिड टू हिम, गॉट इट, वेरी गुड। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 25। तो ये मैरी से आप याद रखना कि अगर मैरी एज ए मेन वर्ब यूज होगा तो अपने साथ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, और जब मैरी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होगा तो अपने साथ वो प्रीपोजिशन ले सकता है। अब मैरी का पैसिव बनता नहीं है, वो आपको जो है पैसिव स्ट्रक्चर देकर थोड़ा सा ट्रिक खेल सकते हैं, लेकिन आप वहां पहचान लेना कि मैरी जो है एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा मैरिटल स्टेटस दिखाने के लिए। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25। He entered into the room. 26. He entered into the debate. अब आप देखिए, मैंने आपको उसमें बताया कि जो एंटर एज ए मेन वर्ब यूज होगा तो अपने साथ वो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। ही एंटर्ड, व्हाट डिड ही एंटर, आपको व्हाट के आंसर की जरूरत है, तो यहाँ पर ये जो इन द रूम, लेकिन ये तो आपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। एंटर मतलब किसी के टू एंटर समवेयर, टू गो समवेयर, तो यहाँ पर तो इनटू गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि रूम एक प्लेस है, उसको आप एक्सेस करेंगे। लेकिन अब आप दूसरे में देखें, ही एंटर्ड इनटू द डिबेट, अब कोई डिबेट एक प्लेस तो नहीं है, एंटर इनटू यहाँ पर एज ए फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है, क्योंकि ये डिबेट है, कोई इसके अंदर एंटर तो नहीं कर सकता, यहाँ पर एंटर इनटू एज ए फ्रेजल वर्ब यूज किया गया, और विच मीन्स टू पार्टिसिपेट और टू टेक पार्ट, टू पार्टिसिपेट। तो इस एंटर इनटू द डिबेट का मतलब ही पार्टिसिपेटेड इनटू द डिबेट, ठीक है, तो टू पार्टिसिपेट होता है, तो अब यहाँ पर डिबेट ये ठीक हो गया, एंटर इनटू। इसी तरीके से आप एंटर इनटू एन एग्रीमेंट भी कर सकते हो, किसी एग्रीमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी पार्टनरशिप के अंदर एंटर इनटू कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है देखिए, द रूम तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप डायरेक्ट एंटर करेंगे तो इनटू नहीं लिखेंगे, लेकिन जब एंटर इनटू द डिबेट, एग्रीमेंट, बिजनेस, पार्टनरशिप, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, तो इनमें एंटर इनटू करने का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल राइट, ये प्रीपोजिशंस बहुत ट्रिकी होती हैं, आप इनको कंसेप्चुअली समझें, उस एक से दो बार पढ़ना, फिर जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है अच्छे से, तभी आप नए नए क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। द UV means ultraviolet. The UV rays penetrate through the ozone layer. ओजोन लेयर का फार्मूला O3 होता है, ओजोन लेयर। 28. He has qualified for the test. देखो, मैंने आपको बताया कि क्वालिफाई एज ए मेन वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइड और क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट दोनों ठीक है, इन तो कभी आएगा नहीं, ही हैज क्वालिफाइड इन द टेस्ट, वो गलत है, ठीक है, लेकिन यहाँ ही हैज क्वालिफाइड द टेस्ट और क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट दोनों ही ठीक हैं। अगर आप ही हैज क्वालिफाइड द टेस्ट बोलेंगे तो इट मीन्स ही हैज क्रैक्ड द टेस्ट, टेस्ट क्रैक कर लिया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ही हैज क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस किसी टेस्ट को में अपेयर करने के लिए वो उस आदमी ने या उस औरत ने फुलफिल कर दिए। तो क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट का मतलब ये होगा कि द टर्म्स एंड द कंडीशंस और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच आर प्रीरेक्विजिट और इम्पोर्टेंट बिफोर सिटिंग इनटू द टेस्ट, तो उस केस में क्वालिफाइड का मतलब ये हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वालिफाइड द टेस्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्रैक कर लिया।
लेकिन क्वालिफाई के साथ इन नहीं आता। फॉर का आप देख लेना कि अगर क्वालिफाइड फॉर कहेंगे तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस कम इनटू प्ले, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखें, द यूवी रेज पेनिट्रेट थ्रू द ओजोन लेयर। मैंने आपको पेनिट्रेट का लिखवाया है कि पेनिट्रेट ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। आपको अगर क्वेश्चन भी पूछेंगे द यूवी रेज पेनिट्रेट, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड इट पेनिट्रेट, व्हाट से आंसर मिलेगा ओजोन लेयर, तो इस पे तो थ्रू ये गलत हो गया, तो पेनिट्रेट के थ्रू लगा के दे देंगे जो कि गलत है। आई होप ये आपके समझ में आ गया, यहाँ पर ये गुनाह कबीरा हो गया। ऑल राइट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, द टीम comprised of 15 players. We shall discuss about it later. फिर आप देखें, द टीम कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज का मतलब खुद, कंप्राइज ट्रांजिटिव है, अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। व्हाट डिड टीम कंप्राइज, 15 प्लेयर्स, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन गलत हो गया, ठीक है। डिस्कस, वी शैल डिस्कस, व्हाट शैल वी डिस्कस, इट को डिस्कस करेंगे तो ये अबाउट प्रीपोजिशन गलत हो गया, वी शैल डिस्कस इट लेटर। ऑल राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो है दूसरा टॉपिक शुरू होता है। अब आप इसको देखें कि हम कुछ जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब आप लिखिए अक्रॉस और थ्रो, अक्रॉस और थ्रो, अक्रॉस और थ्रो, इन दो प्रीपोजिशंस को हमें डिस्कस करना है। ऑलराइट, नाउ आई एम गोना राइट टू एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू फिल these two prepositions in those two examples. See, they walked the jungle, they walked the park. ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने और वो दो ऑप्शंस हैं, आपको फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके अंदर आएगा। अब बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, दे वॉक्ड थ्रू द जंगल, आपने बिल्कुल सही बताया। दे वॉक्ड थ्रू द जंगल, दे वॉक्ड अक्रॉस द पार्क। ऐसा क्यों है कि उसमें ऊपर वाले में थ्रू द जंगल, दूसरे वाले में अक्रॉस द पार्क लगाया। द रीजन इज दैट कि अक्रॉस इज यूज्ड फॉर 2D objects, through is used for 3D objects, ठीक है। across is used for 2D object, through is used for 3D object। यहाँ पर जो जंगल है वो 3D है। जंगल 3D कैसे है, इसके अंदर लेंथ ब्रेथ के साथ साथ पेड़ों की हाइट भी होती है, लेकिन पार्क जो है वो सरफेस पर होता है, 3D नहीं होता है। पार्क 2D है और 2D ऑब्जेक्ट के लिए आपको अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो जहां पर 2D ऑब्जेक्ट्स हो उनके लिए अक्रॉस और 3D के लिए थ्रू। अब आप देखें 3 और 2D देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसको आप होल्ड कर सकते हैं वो 3D होती है, ठीक है। साइंस का ये कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा, और जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते वो 2D होती है। नाउ आई एम गोना राइट 2 मोर एग्जांपल्स और आप ये 2D और 3D के अकॉर्डिंग बताइए क्या ठीक होगा। द रेज ऑफ लाइट कांट पास द मेटल शीट। अब आप इसको देखें, द रेज ऑफ लाइट कांट पास द शीट। शीट क्या है, 2D और 3D। तो 2D, अगर शीट 2D होती तब आप इसको होल्ड नहीं कर पाते। शीट तो आप अपने हाथ में ले सकते हो ना, अपने पेपर शीट लेके देखो, अगर 2D होती तब आप होल्ड नहीं कर पाते। शीट है 3D और 3D ऑब्जेक्ट के लिए थ्रो, 3D ऑब्जेक्ट के लिए
थ्रो। इतना समझ में आ गया किस तरीके से कोई भी चीज़ जिसको आप होल्ड कर सकते हैं वो 3D है। एक और बात मैं आपको बताऊं, हम सब लोग ये दुनिया, अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं ये दुनिया क्या है, ये दुनिया 3D है, लेकिन हमारे दिमाग में जो इसकी इमेज बनती है वो 2D बनती है। हम साइंस का एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आदमी अगर एक कोई 4D आदमी है ना तो वो 3D चीज़ें देख पाएगा, 3D है 2D देख पाएगा, 2D है 1D देख पाएगा। हमारे खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो 3D है, तो हमारे दिमाग पर जो इमेजेस बनती हैं वो 2D बनती हैं। आप सिंपल से देखिए, आप जब कैमरे में शीशे में हैशटैग मिरर सेल्फी जब आप लेते हैं तो आप तो 3D है ना, लेकिन आपके 2D वो दिखती है, उसमें डेप्थ खत्म हो जाती है। गॉट इट? ठीक है, तो शीट 3D ऑब्जेक्ट है। ऑल राइट, अब आप देखें एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। देयर इज एन FOB, FOB फ्लाइंग ओवर ब्रिज, द रोड। देयर इज a shop, the road. There is an FOB, the road, there is a shop, the road. अब आप देखें इसमें एक तो आप 2D और 3D वाला कंसेप्ट लगा देंगे, सरफेस पे होता है, ऑल राइट 2D, रोड 2D होता है, सरफेस पर है, कोई हाइट नहीं होती है, अक्रॉस, अक्रॉस। लेकिन अक्रॉस का सिर्फ 2D डायमेंशन के लिए तो आप यूज़ करेंगे, अक्रॉस का मतलब एक और होता है, और वो क्या है, गो वाया समथिंग, गो वाया समथिंग, या फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फ्रॉम दिस एंड टू अदर दैट एंड, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, उसका मीनिंग भी अक्रॉस प्रीपोजिशन के थ्रू ही हम कन्वे करते हैं। तो देयर इज एन FOB अक्रॉस द रोड। अब आप देखें ये एक रोड है और इस पर एक फ्लाइंग ओवर ब्रिज बना हुआ है, इस एंड से इस एंड तक, तो अक्रॉस लगा दीजिए। या फिर अब आपको ये भी पता है कि रोड क्या है, वो 2D है, सरफेस पर होता है, तब आप अक्रॉस लगा सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या फिर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई दुकान है वो, और आप यहाँ से कह रहे हैं तो रोड 2D है, इसकी वजह से भी आप लगा सकते हैं। या फिर दूसरे एंड पर है दुकान, तब भी आप जो है अक्रॉस लगाएंगे। गॉट इट? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। Across is used for 2-dimensional object, through is used for 3-dimensional object. One of the meanings of across is go via something or from this end to that end. All right. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। These are the very important examples. Please आप इनको अच्छे से पढ़िए। अब आप देखें 38, I got this news, a friend of mine. अब आप इसमें भरना है I got this news, a friend of mine. आपके पास ऑप्शंस वो हैं, आप बताएं। बिल्कुल सही, आपने सही बताया। I got this news through a friend of mine. थ्रो का मतलब होता है मीन्स के लिए भी, कि सपोज ये कोई न्यूज़ थी, ये न्यूज़ ट्रैवल करते हैं, ये आपका दोस्त था, उस दोस्त के थ्रू आपके पास आ गई, तो थ्रो का यूज़ आप मीन्स के लिए भी करते हैं, मीन्स। ठीक है, सो आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन। गॉट इट? ऑल राइट। प्रीपोजिशंस कभी फिक्स्ड नहीं होती हैं, कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं। और फिर से मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं और उसमें फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रीपोजिशन कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं। ठीक है, अब ये तो अक्रॉस और थ्रो का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। थ्रो से तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3D थ्रो, अक्रॉस 2D। ऑलराइट, फिर से आप देखें कि they swam
दे स्वैम द रिवर। इसके अंदर इन भी आ सकता है, दे स्वैम इन द रिवर। जब इन कहेंगे तो वो उनके लिए एरिया ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। अगर आप कहेंगे अक्रॉस द रिवर, तो अब देखिए अक्रॉस का मतलब फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। यहाँ से वो आप देखो यहाँ पर थे और आपने इनको देखा और वो इस वाले एंड पे था, ठीक है। थ्रू द रिवर का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये पानी चल रहा था, वाटर करंट था और इसको पास कर कर वो चले गए। तो अक्रॉस, थ्रू और इन दोनों तीनों आ सकते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। अगर आप अक्रॉस कहेंगे तो एक एंड पर आप खड़े हैं, दूसरे एंड पर वो हैं। थ्रू कहेंगे तो वो यहाँ से स्विम करके चला गया। एनीवे, सो अब आप देखें अक्रॉस और थ्रू का आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ और प्रीपोजिशन देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं और आप उनको अच्छे से देखिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्वेश्चन ये था, द मंकी इज सिटिंग द ट्री। द मंकी इज सिटिंग द ट्री ऑन, इन, अंडर, ओवर। दीज वर द 4 ऑप्शंस। एक स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन कि सर इसमें क्या आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, अब आप खुद बताएंगे। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और जब मैं आप प्रीपोजिशन जो बताने जा रहा हूँ उनको आप देखिए और फिर उसके ज़रिए आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको आप लिख लीजिए। एनीवे, once again 4 important prepositions: over, under, above, below। ओवर, अंडर, एबव, बिलो, ये 2 प्रीपोजिशंस वर्टिकल डिस्टेंस के लिए यूज होती हैं, जिसमें ओवर का मतलब होता है हायर देन और अंडर का मतलब होता है लोअर देन। एबव और बिलो जो है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए यूज होती हैं दोनों, कि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। अभी इनके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसमें एबव का मतलब होता है हायर देन और बिलो का मतलब होता है लोअर देन। ऑल राइट, हैव यू नोटेड डाउन? ओवर एंड अंडर वर्टिकल डिस्टेंस के लिए ओवर का मतलब हायर देन, लोअर का मतलब अंडर का मतलब लोअर देन। एबव और बिलो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए, जिसमें एबव का मतलब हायर देन और बिलो का मतलब लोअर देन होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल राइट, ये आपके पास 4 प्रीपोजिशंस हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 40, द सन इज द हेड। Example number 41, the water level is the danger point. The cliff, this is very important question, the cliff hung the sea level. This place is 300 meters the sea level. These are the 4 questions in front of you and you have to fill these 4 prepositions in these 4 options accordingly. ठीक है, the sun is द हेड। ऑल राइट, पहले वाले में आप देखें कि सन यहाँ पर है, आप यहाँ हैं, आपका हेड यहाँ पर है, दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है और आप हायर पोजीशन पे है सन। और जब वर्टिकल डिस्टेंस पे हायर पोजीशन के लिए ओवर का यूज करते हैं तो द सन इज ओवर द हेड। तो पहले वाले में तो ओवर आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस है।
द वाटर लेवल इज द डेंजर पॉइंट। से फॉर्मेट, अब तो बरसात भी चल रही है और देखिए कि ये कोई एक पॉइंट था और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, से कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आपने डेंजर पॉइंट बोल रखा है, ठीक है। अब अगर इससे ऊपर हो जाएगा वाटर लेवल या इससे नीचे हो सकता है, इसको आपने स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लिया डेंजर पॉइंट को। इससे ऊपर तो एबव और इससे नीचे तो बिलो, क्योंकि अब डेंजर पॉइंट तो एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया ना, उसके रिस्पेक्ट में तो आप कहेंगे कि वाटर लेवल जो है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एक डेंजर पॉइंट लगा होता है, अगर आप जो है नदी के थ्रू जब आपकी, हम तो जाते हैं बरेली तो गंगा जब आती है तो वहाँ पर वो कुछ डेंजर पॉइंट्स लगे हुए हैं, वहाँ से हम पहचान लेते हैं कि अच्छा वाटर लेवल ज़्यादा है, नीचे है, कम है। तो डेंजर पॉइंट एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। और जब स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो उस केस में हम एबव या बिलो का यूज करेंगे। सो द वाटर लेवल इज, अब एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें ऑप्शन। एनीवे द क्लिफ हंग द सी लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आया था ये, और ये 4 ऑप्शंस थे। द क्लिफ हंग द सी लेवल, अब आप देखें सी सी सी, ये सी है और यहां पर ये कोई क्लिफ लटकी हुई है, तो सी ये हो गया। दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, जब वर्टिकल डिस्टेंस हो तो उस केस में आपको ओवर या अंडर का यूज करना है। ओवर फॉर हायर देन के लिए, जो इसमें क्या जगह था, क्लिफ हंग ओवर द सी लेवल नहीं था, सॉरी द सी था। उसके बाद दिस प्लेसेस, इसमें भी द सी है, लेवल नहीं है, हमने क्यों लिख दिया समझ में नहीं आया। दिस प्लेस इज 300 मीटर्स द सी। अब आप देखें, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, 8848, वेरी गुड। आपने कहाँ से नापी वो, अपने घर से? हो सकता है कि आपका घर जमीन दोज हो, नीचे हो। सो ये जो हाइट नापते हैं वो सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल से क्यों नापते हैं? क्योंकि जितनी भी सीज हैं इस वर्ल्ड में या ओशियन वाटर बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वाटर का लेवल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सी हैं, ये सी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के 300 मीटर ऊंचा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए आपको एबव या बिलो, तो इस केस में भी आप एबव और बिलो दोनों कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सी लेवल से नीचे हैं, तो एबव और बिलो दोनों हो जाएंगे। ओवर और अंडर वर्टिकल पोजीशंस के लिए, ओवर मींस हायर देन, अंडर मींस लोअर देन। एबव और बिलो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए, एबव मींस हायर देन एंड बिलो मींस लोअर देन। तो दीज आर द 4 एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने ये ओवर, अंडर, एबव और बिलो के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। और इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं कि और कैसे इन प्रीपोजिशन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप देखें, सी once again I'm gonna write 2 more examples. 44. Your performance was my expectation. Expectation लिख लेना। Your performance was my expectation. And example number 45 is Mr. Sharma lifts the floor mine. These are 2 more examples जिसके थ्रू हम ओवर, अंडर, एबव और बिलो का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। योर परफॉर्मेंस वॉज माई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है वो आप आगे लिख लेना, ठीक है। अब आप देखिए ओवर और अंडर, आप क्या ओवर और अंडर का यूज कर पाएंगे? ओवर और अंडर का यूज तो आप तब करते हैं जब वर्टिकल डिस्टेंस हो, फिजिकल वर्टिकल डिस्टेंस हो, तो दीज 2 ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड। अब आप देखें, और देखिए आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी, से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि यू वुड सिक्योर 75 प्लस मार्क्स
इन द सेकेंड टेस्ट एंड यू रियली डिसअपॉइंटेड मी, और आप जो हैं वो 50 मार्क्स ले आए। तो ये मेरा एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, मेंटल मार्क ऑफ स्टैंडर्ड हो गया कि मैं 75 एक्सपेक्ट कर रहा था और आपके 50 आए। और एक बच्चे के आ गए 82 और मेरा तो अब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके 60 आ जाएंगे, तो मेरे मार्क ऑफ स्टैंडर्ड से उसके ज़्यादा आ गए। आफ्टर ऑल ये भी तो एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड था जो मेरे दिमाग में था। तो उस केस में जब आपको स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज़ करना हो तो अबव या बिलो, तो योर परफॉर्मेंस माइट बी अबव और बिलो। तो इसमें दोनों आ सकते हैं, अबव और बिलो, क्योंकि अब ये जो एक्सपेक्टेशन थी एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड, मेंटल मार्क ऑफ स्टैंडर्ड जो आपने दिमाग में बना रखा था उसके अकॉर्डिंगली आपने कर दिया। सो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, दोनों के केसेस में आपको अबव और बिलो का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे कि इस वाले 44 एग्जाम्पल में हमने देखा। अब आप देखिए, मिस्टर शर्मा लिव्स द फ्लोर माइन। अब आप देखिए सी फॉर एग्जाम्पल कि ये एक कोई अपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे फ्लोर हैं। अब आप देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 से फॉर एग्जाम्पल के आप इस फ्लोर पे रहते हैं, इस फ्लोर पे। अब मिस्टर शर्मा जो हैं आपसे इन 2 फ्लोर्स पे भी रह सकते हैं या इन 3 फ्लोर्स पे भी रह सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अब इस फ्लोर, तो ये जो है आपका एक सीक्वेंस हो गया। क्या चीज? सीक्वेंस। अबव और बिलो का यूज आप सीक्वेंस के लिए भी करते हैं, इनका यूज आप सीक्वेंस के लिए भी करते हैं। अगर मिस्टर शर्मा आप इस 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, इस तीसरे वाले फ्लोर पे, और आपसे ऊपर है वो 2 नंबर पे हैं तो अबव हो जाएगा, या 1 नंबर पे हैं तब अबव हो जाएगा, या आपसे नीचे हैं तो तब बिलो हो जाएगा। तो सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में भी आप अबव और बिलो का यूज करते हो। कल मैंने आपको एग्जाम्पल सबसे पहले जब प्रीपोजिशन शुरू किया था तो ये भी लिखवाया था कि द गिवन बिलो, वो वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं आर गिवन बिलो, एक सीक्वेंस में थे। तो जब सीक्वेंस की बात आती है तो उस केस में भी आप अबव और बिलो का ही यूज करते हैं। तो ये आपका फ्लैट हो गया, इसके ऊपर सीक्वेंस में फ्लैट होंगे, नीचे होंगे। अब कोई ये मत सोचना कि सर ओवर और अंडर आ जाएगा, लटके हुए थोड़ी हैं आप लोग, ठीक है, कि स्पेस में होके लटके हुए, वो एक ऊपर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ओवर अंडर मत लगा देना, अपना कॉमन सेंस लगा दो बेवकूफों वाला, ठीक है। सो सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में भी हम अबव और बिलो का यूज करते हैं। इसी वजह से कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो वो एक सीक्वेंस में होते हैं तभी तो आप बिलो का यूज करते हैं। तो मिस्टर शर्मा लिव्स, अब यहां पर अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। लिव्स द फ्लोर बिलो माइन या अबव माइन। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, शाबाश। सो इन्हीं को हम और आगे बढ़ाते हैं। और क्या हो सकता है इसका मीन्स? लेट्स राइट 2 more एग्जाम्पल्स। सो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए भी मैं इसको फिर से लिख देता हूं आपके सामने। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, उस केस में भी आप इनका यूज करेंगे, या फिर सीक्वेंस के लिए भी इनका यूज करेंगे। ऑल राइट, लेट्स राइट 2 more एग्जाम्पल्स। The lady laid the sheet the child. The man kept the keys the pillow. The man kept the pillow, the keys. See, अब हमें फिर से इन ओवर, अंडर, अबव, बिलो का यूज करना है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको फिलअप करना है।
ऑल राइट, वेरी गुड। सो द लेडी लेड द शीट द चाइल्ड, क्या आएगा इसमें आपको भरना है। सो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें आएगा ओवर। ओवर मतलब, ओवर का यूज आप किसी चीज को कंप्लीटली कवर करने के लिए भी करते हैं। टू कवर समथिंग, टू कवर समथिंग कंप्लीटली, तो उस केस में भी आप ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। सो द लेडी लेड द शीट ओवर द चाइल्ड, तो जब अब जो शीट है, जो चादर है, वो बच्चे को पूरी तरीके से कवर कर लेगी, तो ओवर आ जाएगा। ओवर का मतलब टू कवर समथिंग कंप्लीटली भी होता है। अब आप देखिए नीचे वाले में, द मैन कैप्ट द की द पिलो, द मैन कैप्ट द पिलो द की, फिर से हमें भरना है इसमें। कैप्ट या लेड कर दें इनको, आप कुछ भी लिख दीजिए, कैप्ट या लेड दोनों हो सकता है, कैप्ट या लेड, ठीक है। अब आप देखें क्या भरना है। पहली बात, कैप्ट द की द पिलो, अगर हम इसमें कवर ओवर लिखते हैं तो ओवर का मतलब तो ये हो जाएगा इफ समथिंग, अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरे को ओवर है तो मतलब वो कंप्लीटली कवर कर लेगी, लेकिन की तो पिलो को कवर नहीं कर पाएंगी, तो उस केस में आप सरफेस वाली जो प्रीपोजिशन होती है ऑन, वो ऑन लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ आप देखें, पिलो की को कंप्लीटली कवर कर लेगा, सो ओवर। गॉट इट। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखें आप, इस तरीके से किसी चीज़ को कंप्लीटली कवर करने के रेस्पेक्ट में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ये मेरे चोट दिख रही है आपको, पिछले रोज़ों में से पिछले रोज़ों में फूट गया था, गिर गया था, चक्कर आ गया था। तो अब आप देखें, ये मेरा बड़ा सा छोटा सा सर है और यहाँ में फूट गया और यहाँ बहुत सारा खून निकल आया, ठीक है, खून निकल आया, टाँके लगे, ठीक है, स्टिचेस हुई। तो डॉक्टर ने क्या किया, पहले स्टिचेस किए, जो वुंड था फिर उस पर ड्रेसिंग कर दी। ऑल राइट, इतना समझ में आ गया। सो डॉक्टर ने क्या किया, अब वो आप बताना है आपको कि सुनो संभल के, ही पुट द ड्रेसिंग, फिर मैं साफ साफ लिखता हूं ना, यहाँ लिख देता हूं, वो आप समझ में आ गया। अगर आप ड्रेसिंग की बात करेंगे तो ड्रेसिंग तो अगर मेरे वुंड के रेस्पेक्ट में आप कहेंगे, वुंड जहां घाव था, वुंड के रेस्पेक्ट में तो वो जो ड्रेसिंग है, पट्टी बांधते हैं, वो तो पूरी तरीके से कवर कर देगी, वुंड को कवर कर देगी पट्टी, लेकिन क्या वो मेरे हेड को कंप्लीटली कवर करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। तो जब आप वुंड कहेंगे तो ही, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ही पुट द ड्रेसिंग ओवर द वुंड। ओवर क्यों लिख दिया? क्योंकि जो ड्रेसिंग है, जहां पर वुंड है, उसको तो कंप्लीटली वो कवर कर देगी जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। द वुंड को तो आप अगर लिखें तो ओवर लगा देंगे, लेकिन अगर वही मैं ये लिख दूं, ही पुट द ड्रेसिंग द हेड, फिर द हेड, तो अब आप देखें, अब ड्रेसिंग अगर अब मैंने यहां लिख दिया द हेड, तो ड्रेसिंग मेरे पूरे माथे पे थोड़ी वो लगा देगा कि मुझे नहीं दिखेगा, वो तो सिर्फ वुंड पे लगाएगा, ठीक है। तो अब वहां पर वो कवर नहीं करेगा, तो ऑन द हेड, ऑन लगा सकते हैं, या फिर अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो अराउंड द लगा देंगे। लेकिन जब आप वुंड लिखेंगे तो ड्रेसिंग वुंड को कंप्लीटली कवर कर देगी, और कंप्लीटली कवर करने के लिए क्या प्रीपोजिशन है हमारे पास? ओवर। गॉट इट? वेरी गुड, ठीक है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट concepts, very important preposition for exam, from examination point of view। आप इनको याद रखिए कि ओवर और अंडर का यूज आप फिजिकल वर्टिकल डिस्टेंस के लिए करते हैं, उसके साथ और एबव और बिलो का यूज आप स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस
चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस फिजिकल हो या मेंटल हो, उसके लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ आप ओवर का मतलब टू कवर समथिंग होता है, और एबव और बिलो को आप स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के साथ साथ सीक्वेंस और रैंक के लिए भी करते हैं। उन केसेस में भी आप एबव और बिलो का यूज करते हैं। होप आपकी समझ में आ गया। ऑल राइट, अब आप देखें, once again I'm gonna write 4 examples, very important. The monkey, नहीं अब उसी वाले पहले देख लेते हैं। The man laid the tree. The man laid shade of the tree. The monkey lifts the tree. इन तीन को फिर से आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द मैन लेड द ट्री, वेरी गुड, ऑल राइट। ये एक पेड़ है, बड़ा पेड़। हमें आर्ट तो हमारी बहुत बुरी है, हम इधर बनाते हैं, इधर आप देखें, ये एक पेड़ है, यहाँ पर आदमी ऐसे करके लेटा हुआ है। पेड़ और आदमी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, ऑल राइट। नीचे है, अंडर आ जाएगा, अंडर द ट्री। द मैन लेड शेड ऑफ ट्री, ऑल राइट। अब आप देखें, ये पेड़ की छाया है यहाँ पर इतने एरिया में, और यहाँ पर आदमी लेटा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें, शेड, शेड, शेड और आदमी के बीच में कोई फिजिकल वर्टिकल डिस्टेंस तो नहीं है, तो आप ओवर और अंडर तो नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या भैया? अगर ओवर लगाएंगे तो मतलब टू कवर समथिंग, किसी को कंप्लीटली कवर कर लेना तो आदमी नहीं दिखेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई वर्टिकल डिस्टेंस भी नहीं है। शेड तो एक हमारा असम्पशन होता है, हमारे दिमाग में होती है, कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है। तो अब आप ओवर अंडर लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब ट्री था तो ट्री और आदमी के बीच में तो वर्टिकल डिस्टेंस थी, लेकिन ट्री के शेड और आदमी के बीच में तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। सो ओवर और अंडर का कंसेप्ट खत्म। एबव बिलो भी नहीं लगा सकते, इसके अंदर आप सिंपली लगा देंगे इन। अब ये शेड हो गया ना, शेड ये पूरा रीजन हो गया, एरिया हो गया, और एरिया और रीजन की जो प्रीपोजिशन है वो इन है, इन होती है। अब आप देखें, द मंकी लिव्स द ट्री, फिर से सुनिए, ये पूरा पेड़ था और इस एक बंदर है, ठीक है, ऐसे करके हम बना देते हैं। और इस बंदर के लिए ये जो पूरा पेड़ है और पेड़ का विसिनिटी रीजन है, ये एरिया ऑफ लिविंग है, इसका ये रीजन है एरिया। बंदर के लिए पेड़ और पेड़ एक एरिया ऑफ लिविंग है, रीजन है, तो उस केस में आप इन लगा देंगे। इन एरिया की प्रीपोजिशन होती है। द मंकी लिव्स इन द ट्री। द मंकी, उस बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये था द मंकी is sitting the tree, the tree। अब मैं एक और लिख देता हूं, the monkey is sitting the tree। और अगर एक क्वेश्चन अगर हम ये लिख दें the monkey की जगह, the man is sitting the tree, prepositions are to tree की, is sitting the tree। अब आप देखें, द मंकी इज सिटिंग द ट्री, द मैन इज सिटिंग द ट्री। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखें, मंकी के लिए ट्री जो है एक एरिया ऑफ रीजन है, एरिया है जहां पर वो रहता है। आप जहां रहते हो, अपने घर में उठते हो, बैठते हो, खेलते हो, ठीक है, तो वो आपका एरिया, ये रीजन हो गया या एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया। सो मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, क्योंकि मंकी के लिए ट्री एरिया ऑफ एक्टिविटी है, रीजन है, लेकिन आदमी तो ट्री पर नहीं रहता। द मैन इज सिटिंग इन द ट्री गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन एरिया रीजन की पोजीशन है, ठीक है, अपने हैबिटेट के थ्रू आप उसको दिखाते हैं। तो अब अगर आज आप इन द ट्री लगा दोगे तो ठीक है, आप में तो कोई अगर बंदरों वाला है तो वो पेड़ पे रहता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं, कोई बंदर नहीं है आप में से। तो द मैन इज सिटिंग, अब आप देखो तो इन नहीं लगा सकते। अब आप देखो, ओवर लगा देंगे, ओवर नहीं लगा सकते, ओवर का मतलब कंप्लीटली कवर कर देना।
अंडर द ट्री, द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। एबव और बिलो नहीं लगा सकते, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो अंडर द ट्री ठीक हो जाएगा इसमें, अंडर द ट्री, और ऑन द ट्री भी ठीक हो जाएगा, ऑन द ट्री, लेकिन ओवर ठीक नहीं होगा, इन ठीक नहीं होगा। वजह आपके समझ में आ गई। अगर हम ये कहेंगे द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो मतलब उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। ऑन द ट्री का मतलब क्या, ट्री पर बैठा हुआ, कंप्लीटली कवर नहीं किया है, ठीक है, गॉट इट। लेकिन मंकी, बर्ड्स, जो एवियन स्पेशीज हैं या फिर जो पेड़ों पे रहने वाले हैं, उनके लिए तो वो जो ट्री है वो एरिया ऑफ एक्टिविटी है, रीजन है ना, जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनके लिए तो आप इन प्रीपोजिशन का यूज करिए। और अभी हम देखेंगे इनका और क्या क्या यूसेज होता है, मैंने आपको ये बता दिया। तो उस बच्चे ने ये पूछा था द मंकी इज सिटिंग, सो इन द ट्री इज वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, अब आप देखें once again I'm gonna write 4 more examples in front of you, जिसमें आपको यही 4 prepositions भरनी है। Example number 55, we have received 3 के लिख दो, 3000 applications। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत तेज़ बाइक चलाता है, मुझे तो बहुत डर लगता है तेज़ बाइक पे बैठते हुए, क्योंकि मुझे चलाना भी नहीं आती, ठीक है। तो बिल्कुल बोल सांप बना देता, कहता मैं सांप बना देता हूँ, कहते भाई आके बैठो आप। मैं सोचा भाई मुझे सांप नहीं बनना। 56, यू शुड ही ड्राइव्स 80 miles per hour, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। ही ड्राइव 80 miles per hour। ऑलराइट, पहले इन 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वी हैव रिसीव्ड 3000 एप्लीकेशंस, ही ड्राइव 80 miles per hour। दीज आर द 4 प्रीपोजिशंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू फिल देम इन दिस ब्रैकेट। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है। वी हैव रिसीव्ड, इसमें ओवर और अंडर दोनों आ सकता है, इसमें ओवर और अंडर दोनों आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ओवर और अंडर का यूज आप तब भी करते हैं जब आपको किसी के मैग्नीट्यूड को दिखाना हो। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, वैल्यू, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए भी ओवर और अंडर का यूज करते हैं। तो ये 3000 मैग्नीट्यूड हो गया, नंबर हो गया। अगर आप कहेंगे तो उस केस में आप ओवर और अंडर दोनों का यूज कर सकते हैं। जब आप कहेंगे वी हैव रिसीव्ड ओवर 3000 एप्लीकेशन, का मतलब क्या, ज्यादा हो गए, अंडर 3000 से कम। इसी तरीके से आप इसमें अब ये 80 माइल्स ये एक मैग्नीट्यूड हो गया, तो ओवर और अंडर दोनों लगा देंगे। तो मेरा दोस्त तो बहुत तेज चलाता है, तो मैं तो उसको ओवर ही बोलूंगा। व्हेन यू हैव टू रिफर टू अ सर्टेन एनी टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड, देन यूज ओवर और अंडर अकॉर्डिंगली। गॉट इट? Very good. All right, now let's see 2 more examples. 57 and 58. These are very important questions, concept. आप इनको याद रखिए। ओवर और अंडर का यूज मैग्नीट्यूड को रेफर करने के लिए। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ठीक है, अब आप देखें, द टेम्परेचर वॉज, the temperature was 15 degrees Celsius. The temperature was 0 degrees Celsius. All right, आप बताओ what is the SI unit of temperature? Celsius नहीं होती है, for your kind information, Kelvin होती है, ठीक है, Kelvin होती है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। रिलेशन भी याद कर लेना अगर किसी को देखना है तो। हम नहीं बता रहे, हमें तो यहाँ बताना ही है। द टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर वॉज 0 डिग्री सेल्सियस। इनमें से आपको प्रीपोज, चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है।
चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापते हैं, उसके अंदर मरकरी होती है। देखिए ये एक स्केल है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, कोई भी चीज़ मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होती है, मिनिमम से कम नहीं होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मतलब यहाँ पर आप एबव का यूज़ नहीं कर सकते, एबव को बिलो ही हो सकती है, मैक्सिमम से तो बिलो होगी। अच्छा, इसमें आप मिनिमम से कम नहीं होती, तो यहाँ आप बिलो का यूज़ नहीं कर सकते, आप एबव का ही यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में आप देखो बिलो तो आएगा नहीं, तो क्या आ सकता है, एबव, एबव। अब ही द टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखें किससे ये कोई 15 डिग्री था। अब हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको संभल के आप याद रखिए। इसमें एबव, बिलो और ओवर, अंडर चारों आ सकते हैं। अब इनको एक एक करके आप मीनिंग वो आप समझिएगा कैसे एबव, बिलो, ओवर, अंडर आ सकता है। अगर आप टेम्परेचर वॉज एबव 15 डिग्री सेल्सियस या बिलो 15 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी अटेंटिव। एबव और बिलो का यूज आप करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए। ये कोई स्केल था, लेट्स से फॉर अ मोमेंट कि आप यूरोपियन कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आपने इस 15 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लिया, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लिया, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लिया 15 डिग्री सेल्सियस को। और जब आप इसको स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लेंगे तो इससे ऊपर भी बढ़ सकता है और इससे नीचे भी हो सकता है। जब ऊपर होगा तो एबव और नीचे होगा तो बिलो, ठीक है। अगर आप 15, आप ऐसा बोल रहे हैं टेम्परेचर वाज एबव 15 डिग्री सेल्सियस या बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स यू आर कंसीडरिंग 15 डिग्री एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। ऑलराइट। अच्छा सर, हमने पेपर में ये भी पढ़ा है कि ओवर और अंडर भी आ सकता है, ओवर 15 डिग्री सेल्सियस और अंडर 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है आप वो भी देखिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं, दो, सम ऑफ यू आर ओवर स्मार्ट एंड सम ऑफ यू आर अंडर स्मार्ट। आप बोलते हो ना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। कभी कभी आप बोलते हो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। ऑलराइट, ऐसे वर्ड्स आपने सुने हैं। देखिए, तो अब आप देखें, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। ओवर स्मार्ट, ओवर वैल्यूड और भी ठीक है। इसी तरीके से अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर नरिश्ड और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ओवर वैल्यूड वगैरह वगैरह। तो आप ओवर और अंडर का अगर आप किसी वर्ड से पहले यूज कर देते हैं तो उसके जरिए आप अनडिजायरेबिलिटी शो करते हैं। अनडिजायरेबिलिटी के लिए भी आप ओवर और अंडर का इस्तेमाल करें। कहते हैं ना बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो वहां पे एक अनडिजायरेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है। अंडर प्रिविलेज्ड पीपल कौन होते हैं? वो लोग जिनको प्रिविलेज नहीं मिला हो, गरीब तबके के, सुबल्टर्न पीपल, ठीक है, सुबल्टर्न, सुबल्टर्न, पुअर, पॉपर पीपल को आप अंडर प्रिविलेज बोल देते हो, जिनके सोसाइटी में पैसा नहीं होता वगैरह, ठीक है। तो मतलब ओवर और अंडर के जरिए आप अनडिजायरेबिलिटी भी शो करते हैं।
अगर आप ये बोलें कि द टेम्परेचर वॉज ओवर 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अनडिजायरेबिलिटी का एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अब आपका स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है कि ओवर 15 डिग्री सेल्सियस के अगर आप ठंडी कंट्री में रहने वाले हैं तो वहाँ पर 2-3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे आप ओवर 15 डिग्री सेल्सियस बोल देंगे। तो ओवर और अंडर अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पे अलग इसका मीनिंग आएगा, वहाँ पे आप अनडिजायरेबिलिटी शो करने लगेगा। ठीक है, दैट टेम्परेचर वाज बिलो 15 डिग्री सेल्सियस है एवर 15 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर आप हम इस 15 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मानेंगे। इसी तरीके से ये भी केस है। तो आप तो बस ये याद रखना कि एबव कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होती मैक्सिमम से और मिनिमम से कम नहीं होती, तो एबव और बिलो। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं प्रीपोजिशंस। रटना उठना नहीं है कि सर ने बता दिया फिक्स प्रीपोजिशंस, हर दिन आओ 5 फिक्स प्रीपोजिशन आपको लिखवा दिए, बेटा ये याद कर लेना, और हमने तोते की तरह याद कर लिया, कोई असर ही नहीं पड़ा। एनीवे प्रीपोजिशंस आर टू ट्रिकी, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स नहीं होती हैं, अच्छे से पढ़ लें। 243 हमें प्रीपोजिशंस पढ़नी है, गुरुजी ने बोला है, तो आपको वो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।